हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का यूनिट 3 का हम रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में यूनिट 3 का हम रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन क्लास है। अगर आप जून के अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है और प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी दिया है, डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स 1000 रुपीज़ का है वो आपको 20% ऑफ के साथ 800 में पड़ेगा। अगर आप इसको अभी ख़रीदते हैं तो आपको ये मात्र 800 में पड़ेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और साथ में पीडीएफ भी ऐप में पढ़ सकते हैं। फ्री टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को वैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कर लें। तो इस रिवीजन हम सिर्फ इसमें रिवीजन ही करते चले जाएंगे। आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो उसके जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको हेल्प होगी। बेसिक कंसेप्ट है इंस्टीट्यूशनल, बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, जिसमें कि है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना समाज के संगठित संबंधों, भूमिकाओं और संस्थाओं का एक ढांचा होता है। जो समाज की संरचना है उसमें जो हम क्रियाएं करते हैं, अंतर क्रियाएं करते हैं, हमारी भूमिकाएं हैं, जो संस्थाएं हैं जैसे एजुकेशनल संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक ढांचा बनाते हैं। उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन में स्थिरता लाती है, हमारे सामाजिक जीवन को, समाज को जो व्यवस्थित करती है उसको सामाजिक संरचना कहते हैं। इनसे संबंधित समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम, इनके कीवर्ड्स हैं जो जिसमें उन्होंने सामाजिक संरचना को समझाने का प्रयास किया है। सोशल फैक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, इसको तथ्य के रूप में देखा है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, टालकट पार्सन है, इनसे संबंधित सामाजिक संरचना की बात करते हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना को समझाने के लिए समाज की व्यवस्था कैसे बनी रहती है, कैसे वो अपना कार्य करते रहते हैं, आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, इसके लिए उन्होंने AGIL मॉडल दिया। A अडेप्शन, G गोल, I इंटीग्रेशन, L लेटेंसी। तो ये इन्होंने AGIL मॉडल दिया, इस ढांचे को उन्होंने समझाया कि सामाजिक संरचना कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है और कैसे व्यवस्थित होकर समाज को व्यवस्थित करती है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स हैं, सामाजिक संरचना से संबंधित। इन्होंने आर्थिक संरचना के माध्यम से वर्ग संघर्ष को समझाया। वर्ग जो संबंध हैं, उन संबंधों के बीच में जो संघर्ष हैं उनको और सामाजिक विकास का अध्ययन किया है आर्थिक संरचना के माध्यम से। मैक्स वेबर अधिकार संरचना की बात करते हैं। इन्होंने अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। उसमें सामाजिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव है उसका अध्ययन किया है। तो सामाजिक संरचना से संबंधित मैक्स वेबर, उसको आप पढ़ लें। इसमें अथॉरिटी जो सत्ता की उन्होंने बात की है, अथॉरिटी को आप पढ़ लें। हार्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना को एक जैविक जीव के रूप में बताया। जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन है तो उसके जो डिफरेंट जो ऑर्गन है वो अपना अपना फंक्शन करते हैं, तो जिससे पूरी बॉडी जो है वो व्यवस्थित रहती है। इसी तरीके से उन्होंने समाज को समझाया कि वो एक ह्यूमन की तरह है। राल्फ डॉरेनडॉर्फ, इनका जो सामाजिक संरचना से संबंधित है, इन्होंने जो समाज की संरचना उसमें संघर्ष और शक्ति गतिशीलता की भूमिका पे ध्यान दिया है। जो संघर्ष पे इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर, समाज का स्ट्रक्चर समझाने के लिए इन्होंने जिस पे ज़्यादा जोर दिया है, जिसको समझाया है, पावर और डायनेमिक्स का। सोशल इंस्टीट्यूशन में जो सोशोलॉजिकल कंसेप्ट हैं उसमें 2 में है कल्चर, संस्कृति वह साझा मूल्य, विश्वास, परंपरा, कला और प्रथाएं हैं जो किसी समूह या समाज को परिभाषित करती हैं। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने संस्कृति का अध्ययन किया है, संस्कृति पे बात की है,
क्लिफर्ड कीट्स, इन्होंने इनका जो मेन की कंसेप्ट है थिक डिस्क्रिप्शन। ये कहते हैं संस्कृति का अगर अध्ययन करना है तो उसको हमें डीपली एनालाइज करना है, उसको और उसका गहनता से उसका विवरण देना होता है। तो थिक डिस्क्रिप्शन जो किसका है, क्लिफर्ड कीट्स का। कल्चर एज टेक्स्ट, इंटरप्रेटेटिव एंथ्रोपोलॉजी। इंटरप्रेटेटिव एंथ्रोपोलॉजी, व्याख्यात्मक जो मानव शास्त्र है, उसकी नींव किसने रखी है, क्लिफर्ड कीट्स ने। एमाइल दुर्खिम, इन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सोशल फैक्ट, सेक्रेड एंड प्रोफेन, कि वस्तु जो एक वस्तु है वो किसके लिए सेक्रेड है, किसके लिए प्रोफेन है। एक ही जैसे नारियल है तो नारियल को जब कोई मंदिर में चढ़ाता है तो उसके लिए वो सेक्रेड है, अगर वो कहीं खाने की वस्तु है तो वो प्रोफेन है। तो इस तरह से उन्होंने इसके बीच में अंतर को डिफाइन किया है एमाइल दुर्खिम ने, इसको कल्चर से संबंधित बताया है। संस्कृति को उन्होंने, एमाइल दुर्खिम ने संस्कृति को सामाजिक तथ्यों के माध्यम से समाज की एकता कैसे बनी रहती है उसको समझाया है। इसके अलावा कल्चर से संबंधित समाजशास्त्री रेमंड विलियम्स हैं। रेमंड विलियम का की कंसेप्ट जो है वो कल्चर एज ऑर्डिनरी, कहते हैं कि जो कल्चर है वो संस्कृति जो है उसको उन्होंने साधारण जीवन का हिस्सा माना है, कि जो संस्कृति है वो हमारे जीवन का हिस्सा है, ना ही कोई एक कला है। कल्चरल मटेरियलिज्म, ये भी किसका है, रेमंड विलियम्स का। सांस्कृतिक भौतिकवाद, कल्चरल मटेरियलिज्म की अवधारणा दी है रेमंड विलियम ने। पियरे बोर्डू का संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, हैबिटस, कल्चरल कैपिटल, सिंबॉलिक पावर, ये पियरे बोर्डू के हैं। इन्होंने, इनका भी संस्कृति से संबंधित अध्ययन है। सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल के माध्यम से इन्होंने संस्कृति कैसे सामाजिक वर्गों को प्रभावित करती है। जैसे जो कोई अमीर व्यक्ति है या उच्च वर्ग में पैदा हुआ है, उसकी संस्कृति रिच होगी तो वो दूसरी की संस्कृति को हीन समझता है। तो इन्होंने सामाजिक में जो वर्ग हैं उनको संस्कृति के आधार पे समझा है, संस्कृति के आधार पे वर्गों का जो विभाजन है उसको बताया, उसकी असमानता को बताया कि कैसे जिसके पास जो व्यक्ति अमीर है उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं तो वो अपनी संस्कृति को उच्च मानते हैं, और दूसरे की संस्कृति को, जिसके पास संसाधन कम है उसकी संस्कृति को नीचे। तो ये समाज में वर्ग बनाती है, असमानता बनाती है। तो उन्होंने सांस्कृतिक पूंजी के आधार पे सामाजिक वर्ग को बताया। हैबिटस का जो विचार दिया उन्होंने कि कैसे हैबिट, जो आदतें हैं वो कैसे विकसित होती हैं। तो जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है उसकी जो आदतें होंगी वो उस हिसाब से होंगी, वो जैसी फैमिली में जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला है उसका जैसा जो आदत है वो वैसी ही होगी, तो उच्च होंगी तो उसकी संस्कृति उच्च होगी। हैबिटस भी एक असमानता का कारण बनता है, समाज को असमानता में बांटता है। तो जो निम्न वर्ग का होगा उसकी आदतें उससे डिफरेंस होंगी। तो इन दोनों के बीच में जो आदतें, हैबिटस है, वो असमानता का कारण बनती है। तो इसी तरीके से पियरे बोर्डू ने संस्कृति को भी एक असमानता, सामाजिक वर्गों में बांटने वाली बताया है। एंटोनियो ग्राम्ची, इनके कीवर्ड्स हैं एंटोनियो ग्राम्ची का हेजमोनी, कल्चरल हेजमोनी, जो सांस्कृतिक प्रभुत्व है उसके माध्यम से, कल्चरल हेजमोनी के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि संस्कृति शक्ति और नियंत्रण का साधन बनती है। इसके अलावा मार्गरेट मीड का जो की कंसेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। कल्चरल रिलेटिविज्म, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, आप इसके बारे में वीडियो बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का विचार दिया, यह समझाने के लिए उन्होंने हर संस्कृति अपने संदर्भ में अद्वितीय होती है। तो जो ये कल्चरल रिलेटिविज्म समझाया कि क्या हर संस्कृति अपने आप को उच्च समझती है, अपने संदर्भ में तुलना करती है। संस्कृतियों के पैटर्न का भी उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। राल्फ लिंटन, इनके कीवर्ड्स हैं, स्टेटस की बात किया है, रोल की, अकल्चरेशन, संस्कृति को स्थिति और भूमिका के संदर्भ में समझाया है। सांस्कृतिक समायोजन, अकल्चरेशन की अवधारणा भी दी है राल्फ लिंटन ने। स्टुअर्ट हॉल ने, इनका जो संस्कृति से संबंधित अध्ययन है तो कल्चरल स्टडीज़
की कंसेप्ट है इनका। रिप्रेजेंटेशन और इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का मॉडल दिया है। संस्कृति और मीडिया के बीच के जो संबंध है उसको समझाने के लिए इनकोडिंग और डिकोडिंग का मॉडल दिया है स्टुअर्ट हॉल ने। ये हैं कल्चर से संबंधित समाजशास्त्री जिन्होंने कल्चर से संबंधित जो अवधारणाएं दी हैं उनके बारे में हमने रिवीजन किया। अब आगे है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? ये एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है। 3rd नंबर, नेटवर्क जो व्यक्तियों या समूहों के बीच में जो संबंध हैं, उन संपर्क हैं व्यक्तियों के बीच में, उन संपर्कों का ऐसा जाल होता है जो कि संसाधनों और जानकारी का की आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। मतलब जो जानकारी को जो समय और सीमा की दूरी को ख़त्म करता है। तो नेटवर्क, इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं मैनुअल कैसल्स हैं मुख्य। इनका कीवर्ड्स है नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, मैनुअल कैसल। ग्लोबलाइजेशन की बात की है कि ग्लोबलाइजेशन जो कि सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं, समय की और जो सीमाएं हैं, जो दूरी है, उस दूरी को कम करती है ग्लोबलाइजेशन। नेटवर्क सोसाइटी की इन्होंने अवधारणा दी है। आधुनिक समाज सूचना और तकनीकी पर आधारित नेटवर्क से जुड़ा है। ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल युग में नेटवर्क का उसके महत्व पे जोर दिया है। ये मैनुअल कैसल्स इनसे संबंधित हैं। इसके अलावा मार्क ग्रेनोवेटर, इनके कीवर्ड्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज और एम्बेडेडनेस, कमज़ोर संबंधों की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज का विचार दिया है। इसके अलावा जॉर्ज सिमेल ने सोशल ज्योमेट्री वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, समूह और व्यक्तियों के बीच संबंधों की ज्यामिति का अध्ययन किया है। हैरिसन वाइट, इनके कीवर्ड्स हैं स्ट्रक्चरल नेटवर्क एनालिसिस, रोल इक्विवेलेंस। वेरी वेलमैन, इनका कीवर्ड्स है कम्युनिटी नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क। कम्युनिटी नेटवर्क और पर्सनल नेटवर्क किसका है? बैरी बेलमैन का। डंकन वाट्स, इनके कीवर्ड्स हैं स्मॉल वर्ल्ड थ्योरी और सोशल कनेक्टिविटी। स्मॉल वर्ल्ड थ्योरी, छोटे विश्व सिद्धांत किसने दिया है? डंकन वाट्स ने, जिसमें ये दिखाया कि समाज में किसी भी दो लोगों के बीच केवल कुछ ही संपर्क होते हैं। स्टेटस एंड रोल, ये सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन के। सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट में 4th है स्टेटस एंड रोल, स्थिति और भूमिका। स्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। जो स्टेटस है वो व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है, जबकि भूमिका उस स्थिति से जुड़े हुए जो हम उसका अपेक्षित व्यवहार है, उस संबंधित उस पद से संबंधित जो उसको व्यवहार करना है उसको बताती है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया? राल्फ लिंटन ने। राल्फ लिंटन का उनके जो कीवर्ड्स हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस है जो कि बाय बर्थ व्यक्ति को मिलता है। बाय बर्थ व्यक्ति जिस समाज में, जिस जाति में अगर वो जन्म ले लेता है, जिस व्यवसाय के घर में वो जन्म ले लेता है, तो वो उसको बाय बर्थ मिल जाता है, वो स्टेटस उसको बाय बर्थ मिलता है। अचीव्ड वो है जो कि उसने खुद अचीव किया, अपनी मेहनत से, अपने अचीवमेंट के द्वारा उसको प्राप्त किया है, तो वो अचीवमेंट स्टेटस है। रोल कन्फ्लिक्ट, जब दो रोल के बीच में व्यक्ति, जैसे पुलिस वाला है तो वो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसका दोस्त ही चोर होता है, तो वो रोल कन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, रोल संघर्ष में, कि वो दोस्ती निभाए या पुलिस का धर्म निभाए। तो ऐसे रोल कन्फ्लिक्ट का जो कंसेप्ट है ये राल्फ लिंटन ने दिया है। आइडेंटिटी, पहचान यह दर्शाती है कि व्यक्ति या समूह व्यक्ति स्वयं को कैसे देखते हैं। व्यक्ति या कोई समूह किसी को कैसे देखता है, तो वो समाज उन्हें कैसे देखता है, ये पहचान, उसकी क्या पहचान है। ये इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं आइडेंटिटी की, आप इसको पढ़ लें, एरिक एरिक्सन। आइडेंटिटी, इनका जो कीवर्ड है आइडेंटिटी क्राइसिस, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप इनको एक बार एरिक एरिक्सन को पढ़ लें थोड़ा सा। कम्युनिटी, समुदाय,
समुदाय एक ऐसा समूह है जो समान मूल्यों, रुचियों को साझा करता है या किसी विशेष क्षेत्र में रहता है। फर्डिनेंड टॉनिन्स मुख्य हैं समुदाय से संबंधित। जेमेनशाफ्ट और गेजलशाफ्ट इन्होंने कंसेप्ट दिया है। जेमेनशाफ्ट जो कि जिसमें इन्होंने ग्रामीण समुदाय को समझाया है और गेजलशाफ्ट में नगरीय समुदाय के परिभाषित किया है। इससे संबंधित कम्युनिटी से संबंधित और भी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कम्युनिटी पे टॉपिक बना दूंगी। इनके कीवर्ड्स जो इनसे संबंधित समाजशास्त्री हैं उनको बना दूँ। अभी तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं। डायस्पोरा प्रवासी समुदाय। प्रवासी समुदाय वह है जो अपने मूल देश से बाहर है लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बनाए रखता है। डायस्पोरा जैसे अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में रहना। जैसे मान लो कोई पंजाबी है, वो दूसरे देश में रह रहा है, तो वहाँ पे उसको और भी अपने देश के पंजाबी मिल जाते हैं, तो उनके साथ वो सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध जो है वो बनाए रखता है। तो इनसे संबंधित जो सोशियोलॉजिस्ट हैं अर्जुन अपादुराई, इनका जो कीवर्ड्स हैं ग्लोबलाइजेशन, एथनोस्केप्स, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स। वैल्यूज़ की और नॉर्म्स की वीडियो बनी है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो सबसे नीचे होगा, स्टार्टिंग की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं कि ऐसा व्यवहार जो समाज इसको एक्सपेक्ट करता है कि वो ऐसा व्यवहार करें। जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन आदर्शों सिद्धांतों के हिसाब से चलें, वो हमारी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें परिवार से या वातावरण से, समाज से सीखिए। समाज उसकी हमसे उम्मीद करता है, जैसे बड़ों का आदर करना, तो ये क्या है, हमारी वैल्यूज़ हैं। तो समाज ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि वो ऐसा व्यवहार करें, तो वो वैल्यूज़ होती हैं। मानदंड होते हैं जो कि हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जो नॉर्म्स होते हैं वो व्यवहार को गाइडलाइंस देते हैं। इसमें एक गाइडलाइंस होती है, हमें ऐसा करना चाहिए, हम करते हैं या नहीं वो अलग बात है। नॉर्म्स होते हैं कि हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हमें गाइडलाइंस दी जाती है। नियम्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, जो कि व्यवहार को नियंत्रित करने वाले होते हैं। जो रूल एंड रेगुलेशन ये लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं, जैसे जो समाज द्वारा मान्य होते हैं, जिसके द्वारा समाज व्यक्ति पे नियंत्रण रखता है, तो वो होते हैं रूल्स, नियम। इनसे संबंधित समाजशास्त्री हैं हिमायल दुर्खिम। इन्होंने सोशल फैक्ट, जो कि जैसे सोशल फैक्ट में आत्महत्या का जो सुसाइड का जो कंसेप्ट दिया, उसमें भी बताया कि किस कारण से समाज जो है वो सुसाइड के लिए उकसाता है, तो उसमें इससे संबंधित बातें हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसके अलावा पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी। व्यक्तित्व, हैबिटस और एजेंसी। जो व्यक्तित्व है, पर्सनहुड, व्यक्तिगत अधिकार और पहचान के साथ एक व्यक्ति होने का बोध होता है। मतलब व्यक्ति के जो अधिकार हैं और जो जिससे उसकी पहचान बनी है, वो क्या है, व्यक्ति की पर्सनहुड और एक पर्सनालिटी है। हैबिटस, सामाजिक रूप से विकसित आदतें और झुकाव। हैबिटस, जो हम जिन बातों को, जो हमारे आदर्श होते हैं, जिनको हम करते रहते हैं, जो हमारी आदत बन जाती है, जिस कार्य को करने से जो हमारी संस्कृति बन जाती है, हैबिटस से वो हमारी आदतें धीरे धीरे हमारी संस्कृति में आ जाती हैं, तो वो आदतें और झुकाव क्या है, हैबिटस। एजेंसी, स्वतंत्र रूप से कार्य करने और निर्णय लेने की क्षमता। एक एजेंसी जो कि एक इंडिविजुअल जो अपने कार्य करता है, निर्णय लेता है, उसमें निर्णय लेने में वो सक्षम है और स्वतंत्र है। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं वो हैं पियरे बोर्डू। पियरे बोर्डू को आप पढ़ लें, ये भी पियरे बोर्डू के बारे में भी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं, पियरे बोर्डू के बारे में पढ़ सकते हैं। इनसे संबंधित जो कंसेप्ट हैं, हैबिटस, फील्ड, कैपिटल। ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, नौकरशाही, शक्ति और अधिकार। ब्यूरोक्रेसी, अ हायरार्कियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासन का एक अनुशासित और पदानुक्रमित तंत्र होता है। इसमें जो ऊंचे पद पे, उससे ऊंचे पद पे ऐसे एक हायरार्की होती है, जो सबसे ऊपर में है और सबसे नीचे में एक हायरार्की होती है। और प्रशासन का एक अनुशासन, डिसिप्लिन्ड एक तंत्र होता है। शक्ति होती है जो कि दूसरों को प्रभावित करे, जो ऐसी पावर जिसको सभी माने, उसको इम्पोर्टेंस दे, उनकी बात को माने, वो है पावर।
अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वैध शक्ति। वैध अधिकार अथॉरिटी क्या है कि जिसको मानने के लिए व्यक्ति खुद अपने आप से मानते हैं, वो एक वैध शक्ति है जिसको समाज द्वारा स्वीकृति मिली है, तो वो क्या है, वैध शक्ति अधिकार है। इनसे संबंधित समाजशास्त्री हैं वेबर। मैक्स वेबर के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। कीवर्ड्स हैं इनके ब्यूरोक्रेसी, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ट्रेडिशनल और क्रिस्मेटिक, लीगल, रैशनल। ये इन्होंने अथॉरिटी की टाइप्स बताए हैं, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में समाजशास्त्री से संबंधित वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। अभी आपको बता दूं कि ये हम रिवीजन कर रहे हैं यूनिट 3 का। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं, उनकी भी हम रिवीजन करेंगे। इनके कुछ छूट गए हैं, उनको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, रिवीजन की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको रिवीजन करवा दूँगी। एग्ज़ाम होने से पहले रिवीजन की वीडियो बना दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको 20% ऑफ के साथ मात्र 800 रुपये में मिलेगा। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बाद में इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। साथ में अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, आपने अपने आप को अवेलुएट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रिवीजन की वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।